नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर। स्वागत है आपका काली रात फाइल्स में। दोस्तों, अगर आपको मेरी हॉरर कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो रात जब नदी ने अपना शिकार लौटाया, बिहार के सोन नदी का वो घाट जहां डूबने वाला व्यक्ति बस डूबता नहीं, वो एक प्रतिज्ञा करता है, एक ऐसा सौदा जिसकी कीमत उसकी आत्मा चुकाती है। और सबसे भयानक बात यह है कि घाट के किनारे बसे गांव के लोगों ने कई बार देखा है। अमावस की रात जब सब कुछ शांत होता है, तब पानी में डूबे हुए लोग वापस आते हैं, जिंदा नहीं बल्कि कुछ ऐसा जिसमें उनकी आकृति होती है मगर उनकी आंखें खाली होती हैं। और उनका लक्ष्य होता है जिसने उन्हें अंतिम बार देखा था उसे अपने साथ वापस खींच ले जाना। क्या आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि उस भयावह सत्य का सामना कर सकें? ये कहानी है एक रात के उस सच की जिसे देख लेने वाला कभी चैन से नहीं सोया। प्रताप और उसका छोटा भाई कमल पटना से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित अपने गांव सोनपुर लौट रहे थे। गांव का नाम सोनपुर इसलिए पड़ा क्योंकि ये उसी भयावह सोन नदी के घाट के पास बसा था जहां बचपन से ही उन्होंने अनगिनत खौफनाक किस्से सुने थे। सोन घाट का पुनरागमन। दादा, क्या वो किस्से सच होते हैं? कौन से किस्से? प्रताप ने बाइक की रफ्तार धीमी करते हुए जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की। वही कि घाट पर जो डूब जाता है वो मरता नहीं, वो बस कुछ दिनों के लिए पानी में रहता है और फिर रात को वापस आता है, बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला, पर जिंदा नहीं। कमल ने अपने चारों ओर देखते हुए कहा। प्रताप को याद आया कि 2 महीने पहले उनका चचेरा भाई रवि सोन नदी में डूब गया था। वो एक अच्छा तैराक था, फिर भी उसकी लाश कभी नहीं मिली। गांव के लोगों ने फुसफुसाहट में कहा था, सोन ने उसे रख लिया, अब वो रात को आएगा। बकवास, दिमाग से निकाल दे, प्रताप ने जोर देकर कहा, पर उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। वे उस काली रात को घाट के किनारे से गुजर रहे थे। आसमान में अमावस की काली स्याही पुती हुई थी और घाट की काली रेत पर चांदनी का एक भी टुकड़ा नहीं पड़ रहा था। बस नदी की शांत भयानक आवाज आ रही थी। अचानक बाइक के सामने एक आकृति दिखाई दी। कौन है? प्रताप चिल्लाया और ब्रेक लगाए। वो एक बूढ़ी औरत थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो पूरी तरह गीली थी, जैसे अभी अभी पानी से निकली हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेटा, मुझे बस मेरे घर छोड़ दो, उसने धीमी खुरखुराती आवाज में कहा। कमल ने प्रताप का हाथ पकड़ा। दादा, चलो यहां से, ये ठीक नहीं लग रही। प्रताप ने साहस बटोर कर कहा। माई, आप कौन हैं इतनी रात को यहाँ? बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी गीली उंगली से नदी की ओर इशारा किया जहां पानी में एक परछाई हिल रही थी। वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, वो वापस आ गया है। अगले दिन गांव में एक और फुसफुसाहट फैल गई। रात को बूढ़ी औरत के घर के पास से गुजरने वाले एक आदमी को बूढ़ी औरत ने खींच लिया था। वो आदमी रात को नदी के किनारे चिल्लाता रहा, पर सुबह उसकी लाश मिली, पूरी तरह सूजी हुई, पर उसमें पानी का एक कतरा भी नहीं था, जैसे उसकी आत्मा खींच ली गई हो। प्रताप को लगा अब और नहीं, उसे अपने भाई रवि के डूबने के रहस्य को सुलझाना था, इससे पहले कि पुनरागमन की ये लहर उसके परिवार तक पहुंचे। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग और रहस्यमयी व्यक्ति बाबा कालिया से मिलने का फैसला किया। बाबा कालिया अपनी झोंपड़ी में, जो घाट से दूर पीपल के पेड़ के नीचे थी, अकेले रहते थे। बाबा, रवि क्यों डूबा और ये रात को वापस आने वाले लोग कौन हैं? प्रताप ने पूछा। बाबा कालिया ने अपनी आंखें खोली। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे बरसों पुरानी रेत खिसक रही हो। बेटा, सोन नदी सिर्फ पानी नहीं है, ये एक द्वार है। एक बार की बात है, एक भयानक तांत्रिक ने इस नदी में अपनी शक्तियां समा दी थीं। जो भी यहाँ डूबता है उसका शरीर तो पानी ले लेता है, पर उसकी आत्मा पर वो तांत्रिक शक्ति का कब्जा हो जाता है। रात को, विशेषकर अमावस को, वो शक्ति शरीर को किनारे पर लाती है, एक शिकारी बनकर। शिकारी? किसका? उनका जिन्हें वो अंत तक नहीं खींच पाया, उनका जिसने उसे डूबते हुए देखा था, उनकी आत्मा का। प्रताप का कलेजा कांप गया। उसने और कमल ने रवि को डूबते हुए देखा था। क्या रवि की आत्मा अब उन्हें ढूंढ रही थी? बाबा कालिया ने आगे कहा,
पुनरागमन सिर्फ एक रात के लिए होता है। उस रात शिकारी अपनी अगली बलि खोजता है। अगर वो बलि मिल गई तो शिकारी फिर से पानी में चला जाता है और अगली अमावस तक इंतजार करता है। और बेटा, आज अमावस है। प्रताप के दिमाग में एक भयंकर आशंका दौड़ी। बूढ़ी औरत ने उसे कल रात देखा था और आज वो वापस आ गई थी। प्रताप भागकर घर आया। उसने देखा कमल घबराया हुआ खिड़की से बाहर देख रहा था। दादा, खिड़की बंद करो, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। प्रताप ने खिड़की बंद की, दरवाजा बंद किया और दरवाजे के पीछे एक भारी मेज लगा दी। घबरा मत कमल, हम सुबह तक इंतजार करेंगे, प्रताप ने कहा, पर उसकी आवाज में जरा भी यकीन नहीं था। तभी दरवाजे पर एक धीमी धीमी दस्तक हुई। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। बाहर भयंकर चुप्पी थी, सिवाय उस धीमी दस्तक के। कौन है? प्रताप चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, बस दस्तक जारी थी। प्रताप ने अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाजे के छेद से झांका। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ काली रात और उनके बरामदे की सीढ़ियां। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि दरवाजे के ठीक नीचे से एक पतली काली चीज अंदर सरकती हुई दिखाई दी। कमल चीखा, वो क्या है दादा? वो काली चीज तेजी से बड़ी हुई और दरवाजे के नीचे के छोटे से गैप से अंदर घुसने लगी। वो काली रेत थी, घाट की वही काली भयावह रेत जो दरवाजे के नीचे से एक नदी की तरह अंदर आ रही थी। तभी प्रताप को मेज के पास रखा कमल का बस्ता दिखा। उसके अंदर रवि की एक पुरानी तस्वीर थी जो उसने कल ही गांव आकर निकाली थी। प्रताप समझा, वो पुनरागमन उन्हें नहीं ढूंढ रहा था, वो रवि से जुड़ी हुई किसी चीज को ढूंढ रहा था जिसके माध्यम से वो उन्हें निशाना बना सके। उसने झटके से बस्ता उठाया और उसे बाहर फेंकने के लिए दरवाजे की ओर लपका। तभी दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई। वो आवाज घुरघुराती हुई और आवाज रवि की थी। दादा, तुमने मुझे डूबते हुए देखा था। दरवाजा जिस पर मेज लगी थी अचानक अंदर की ओर तेजी से धंस गया। मेज हवा में उछली और प्रताप के पैर से टकराई। प्रताप ने लड़खड़ाते हुए देखा, दरवाजा टूट चुका था और उस अंधेरे द्वार पर पानी की बूंदों और काली रेत से सना हुआ उनका भाई रवि खड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं और उसके चेहरे पर शोक नहीं बल्कि एक भयंकर प्यास थी, आत्मा की प्यास। रवि ने अपना गीला हाथ आगे बढ़ाया। उसका मुंह धीरे धीरे एक भयानक चौड़ी मुस्कान में फैलने लगा। कमल की चीख हवा में कट गई। प्रताप ने देखा कि रवि के पीछे दूर अंधेरे में सोन नदी के उस भयानक घाट की ओर से कई और परछाइयां गीली, काली और मानव आकार की धीरे धीरे उनके घर की ओर बढ़ रही थीं। और वे सभी अमावस की उस रात अपने देखने वालों को वापस खींचने आए थे। क्या प्रताप और कमल बच पाएंगे या वे भी सोन नदी के घाट से पुनरागमन करने वाले शिकारियों की एक और भयावह कहानी बन जाएंगे?